तारीख 2 दिसंबर 1993। खबर आती है दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग माफिया पुलिस द्वारा मुठभेड़ में मारा। जिसकी खबर आई थी कोई मामूली क्रिमिनल नहीं था, बल्कि एक वक्त पर वो दुनिया का सबसे खूंखार, ताकतवर और सबसे अमीर क्रिमिनल था। एक ऐसा ड्रग माफिया जिसने अपने परिवार को ठंड से बचाने के लिए 13 करोड़ रुपए आग में जला दिए थे। उसकी एक हफ्ते की कमाई 420 मिलियन US डॉलर थी। वो इतना अमीर था कि उसकी गैंग पैसे गिनकर नहीं बल्कि तौलकर हिसाब रखती थी। यहाँ तक कि उसको अपने पैसों को छुपाने के लिए उसको बड़े बड़े गोदाम बनवाने पड़े थे, जहाँ पर साल में उन पैसों का 10% तो केवल चूहे ही कुतर जाते थे। 80 का दशक आते आते वह दुनिया का 7वां सबसे अमीर व्यक्ति बन चुका था, जिसकी कुल आय 25 बिलियन US डॉलर थी। अपने क्रिमिनल इतिहास में उसने 4000 से भी ज्यादा लोगों की जान ली थी, जिसमें 600 से ज्यादा तो पुलिस वाले ही थे। जुर्म और दहशत से भरी आज की ये कहानी है किंग ऑफ कोकेन कहलाए जाने वाले पाब्लो एमेलियो एस्कोबार गवेरिया। Drug trafficker, billionaire, killer, but a hero to thousands in his homes. He had become a cancer to Colombia. I wish he would have spent the rest of his life in prison. I mean, that's what I wanted. As Colombia's leading exporter of cocaine. Escobar was a monster. पाब्लो एस्कोबार का जन्म 1 दिसंबर 1949 को कोलंबिया के एक शहर रियो नीग्रो में हुआ। पाब्लो के पिता किसान थे और मां स्कूल टीचर थी। वह अपने 7 भाई बहनों में तीसरा था। पाब्लो का परिवार कुछ समय बाद रियो नीग्रो से मेडलिन शहर में जाके बस गया। पाब्लो की शुरुआती पढ़ाई वहीं से हुई। उसका सपना था कि वह पढ़ लिख कर एक वकील, एक अच्छा नेता और फिर कोलंबिया का राष्ट्रपति बनेगा। मगर जैसे जैसे उम्र बढ़ी उसका यह सपना बचपन में ही रह गया। उसके परिवार की आर्थिक हालत ठीक ना होने की वजह से उसकी पढ़ाई बीच में ही छूट गई और उसके दिमाग में यह बात घर कर गई कि पैसा बहुत जरूरी है। जिसके पास पैसा है वह कुछ भी कर सकता है। अब उसके ऊपर अमीर बनने का जुनून सवार हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि उसने खुद से वादा किया कि 25 साल की उम्र तक अगर वो करोड़पति नहीं बना तो वह आत्महत्या कर लेगा। जल्दी अमीर बनने के जुनून में पाब्लो ने जुर्म की दुनिया में कदम रख दिया था और वह अपने कजिन गुस्तावो गवेरिया, जो आगे जाके उसका राइट हैंड बना, उसके साथ मिलकर अलग अलग तरह के गैर कानूनी काम करने लगा, जिसमें कब्रिस्तान में कब्रों पर लगे सोने के टुकड़े चुराना, फर्जी डिग्री बेचना, छोटे छोटे सामानों की तस्करी करना शामिल। मगर इन सारे कामों से पाब्लो कुछ खास कमाई नहीं कर पा रहा था और कसम तो उसने करोड़पति बनने की खा रखी थी। इसलिए अब पाब्लो ने महंगी कार चुराने और अमीर लोगों को किडनैप करने जैसी वारदातों को भी अंजाम देना शुरू कर दिया था। महज 19-20 साल की उम्र में पाब्लो एक चोर, एक किडनैपर और एक हत्यारा बन चुका। पाब्लो को इन सारे गलत कामों को अंजाम देने में अब मजा आने लगा था। कई बार तो ऐसा भी हुआ था कि पैसे मिलने के बाद भी उसने किडनैप किए गए व्यक्ति को इसलिए मार दिया ताकि शहर में उसका दबदबा बन सके। अब आता है साल 1971, जब पाब्लो ने कोलंबिया के एक बड़े बिजनेसमैन डिएगो इकेवेरिया को किडनैप करने में कामयाबी हासिल करी और उसको छोड़ने के बदले में 50,000 US डॉलर की फिरौती मांगी। उसको ये 50,000 US डॉलर की फिरौती मिल भी गई, मगर उसके बावजूद भी उसने डिएगो की जान ली। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और देखते ही देखते पाब्लो ने महज 22 साल की उम्र में करोड़पति बनने की अपनी कसम पूरी करी। धीरे धीरे जुर्म की दुनिया में पाब्लो का नाम बड़ा होने लगा और पाब्लो की हिम्मत और ज्यादा बढ़ती चली। अब आता है साल 1974, जब पाब्लो को एक कार चुराते वक्त पुलिस पकड़ने में कामयाब हो जाती है और उसको कई महीने जेल में बिताने पड़ते। मगर जेल जाकर भी उसके इरादे नहीं बदलते और वह बाहर आकर फिर से गैर कानूनी कामों में लग जाता है। अब पाब्लो एक जाना माना चोर और किडनैपर बन चुका था। मगर पाब्लो की जिंदगी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब उसको कोकेन के बिजनेस के बारे में पता चलता है और उसको समझ आता है कि इस बिजनेस से वह बेशुमार दौलत कमा सकता है। अब पाब्लो बिना किसी देरी के इस धंधे में घुस जाता है और इस धंधे की बारीकियां समझने के लिए वह अलग अलग माफियाओं के लिए काम करने लगता है। काम करते करते कुछ समय में ही वह इस काम के सभी दांव सीख जाता है और अपने असली मकसद को पूरा करने में लग जाता है। दरअसल पाब्लो का असली मकसद किसी के लिए काम करना नहीं, बल्कि खुद का ड्रग कार्टेल बनाकर पूरे कोकेन के बिजनेस को अपनी हुकूमत करना। ऐसा करने के लिए उसको सबसे पहले इस धंधे के पुराने खिलाड़ियों से निपटना था, जिसकी शुरुआत सन 1975 में होती है, जब पाब्लो मेडलिन के जाने माने और सबसे बड़े कोकीन के ट्रैफिकर फैबियो रेस्ट्रेपो की हत्या करवा देता है और उसके गैंग मेंबर्स की जान सिर्फ इस शर्त पर बख्शता है कि उन सभी को अब पाब्लो के लिए काम करना होगा। अब आता है साल 1976। इस साल मार्च में पाब्लो अपनी गर्लफ्रेंड
मारिया विक्टोरिया हनाव से शादी कर लेता है, जो महज 15 साल की थी और उससे उम्र में 11 साल छोटी थी। उसके बाद पाब्लो ने जोस रोड्रिगस गाचा, ओकायो ब्रदर्स और कार्लोस लेदर जैसे अपराधियों के साथ मिलकर अपना खुद का मैगलिन कार्टेल शुरू किया। इस कार्टेल का लीडर पाब्लो खुद बना। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह थी कि कोकेन के कारोबार में होने के बावजूद भी पाब्लो खुद कभी कोकेन का नशा नहीं करता था, इसलिए कार्टेल के सभी सदस्य उस पर ज्यादा भरोसा करते थे। मैगलिन कार्टेल का काम कोकेन प्रोडक्शन से लेकर उसके डिस्ट्रीब्यूशन तक था, जिसके लिए पाब्लो अलग अलग तरीके इस्तेमाल करता था, जैसे मछली के पेट में, कार के टायर में या टीवी के अंदर कोकेन छुपाना। यही नहीं, वह हवाई जहाज के टायर के अंदर भी कोकेन छुपाकर अमेरिका में स्मगल किया करता था और उस जहाज को उड़ाने वाले पायलट को $5 लाख का इनाम भी देता था। पाब्लो इतनी आसानी से इस काम को और अंजाम दे पा रहा था क्योंकि वो कोलंबिया के सरकारी अफसरों को भी काफी ऊंची रकम घूस के तौर पर पहुंचा दिया करता था। अब पाब्लो का धंधा अच्छी तरह जम चुका था और उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, तो उसने अपना बिजनेस और बढ़ाने के लिए उसके द्वारा खरीदे गए 2 सबमरीन, 142 प्लेन, 20 हेलीकॉप्टर और 32 यॉट के जरिए पेरू, बोलेविया और इक्वाडोर के रास्ते भी अमेरिका में कोकेन स्मगल करना शुरू कर दिया। इन तरीकों का इस्तेमाल करके पाब्लो रोज 15 टन कोकेन अमेरिका में स्मगल करता था। पाब्लो अपने धंधे में एक तरीका अपनाता था जिसको उसने प्लाटा और प्लोमो का नाम दिया था, जिसमें प्लाटा का मतलब होता है सिल्वर, यानी कि मेरे साथ मिल जाओ तो मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम्हारी 3 पुश्तें बैठकर खाएंगी, और प्लोमो का मतलब होता है लेड, यानी कि मेरे खिलाफ गए तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को गोली से मार दूंगा। आसान भाषा में कहा जाए तो मेरा साथ दो, नहीं तो मैं तुमको मार दूंगा। पाब्लो का बिजनेस इस कदर आसमान छू रहा था कि अब वो हर हफ्ते $420 मिलियन कमा रहा था। उसके पास अब इतनी दौलत हो गई थी कि नोटों को बांधने के लिए उसको हर महीने $2500 तो सिर्फ रबर बैंड में खर्च करने पड़ रहे थे। उसको अपने पैसे रखने के लिए जगह कम पड़ने लगी तो उसने 800 से ज्यादा मेंशन बनवाए, और जब इससे भी बात नहीं बनी तो उसने जगह जगह जमीन खुदवा कर अपना पैसा छुपाना शुरू कर दिया था। अपने धंधे में इतनी ऊंचाइयां छूने की वजह से ही पाब्लो का नाम किंग ऑफ कोकेन पड़ गया था। पाब्लो ने मेडलिन में 7000 एकड़ में अपने लिए एक घर बनवाया था, जिसका नाम उसने हेसेंडिया नेपोलिस रखा। इस 7000 एकड़ की जमीन की ही कीमत करीब $63 बिलियन थी। इस घर की खास बात यह थी कि इसमें कई आर्टिफिशियल झीलें, एयरपोर्ट, 6 स्विमिंग पूल, बुल फाइटिंग का मैदान, फुटबॉल का मैदान, टेनिस कोर्ट और एक पर्सनल चिड़ियाघर भी था, जिसमें शेर, हाथी, ज़ेब्रा, जिराफ और कई जानवर थे। इनमें से कई ऐसी प्रजातियां थी जिनको कोलंबिया के बाहर से मंगवाया गया था। पाब्लो सफलता से भरी आलीशान जिंदगी तो जी रहा था, मगर अमेरिका और कोलंबिया के कानून का डर कहीं न कहीं उसको सता भी रहा था। इसलिए अपनी ताकत को बढ़ाने और कानून पर शिकंजा कसने के लिए उसने राजनीति में आने का फैसला। पाब्लो ने आम जनता में अपनी जगह बनाने के लिए मानवीय काम करने शुरू कर दिए। उसने जनता के लिए स्कूल, अस्पताल, चर्च, खेल के मैदान आदि बनवाए, जिसके चलते आम लोग उसे पसंद करने लगे और लोगों के बीच उसकी रॉबिन हुड वाली छवि बनी। इन सब कामों के चलते पाब्लो को नवंबर 1982 में जायरो ओर्टेगा की जगह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन लिया। सारी दुनिया इस बात से हैरान थी कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल अब कोलंबिया की पार्लियामेंट का सदस्य बन चुका था। पाब्लो के मिनिस्टर बनने के बाद उसका बिजनेस अब और आसानी और तेजी के साथ चलने लगा था। अब अमेरिका के साथ साथ पाब्लो सारी दुनिया के 80% कोकेन के बिजनेस का मालिक बन चुका। मगर यह सिलसिला ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया, क्योंकि पाब्लो जैसे क्रिमिनल का पार्लियामेंट का सदस्य होना बहुत से लोगों को नागवार था। विपक्ष के लोगों ने इसके द्वारा किए गए जुर्मों को एक एक करके जनता के सामने लाना शुरू कर दिया, और बात तब और भी ज्यादा बिगड़ गई जब जस्टिस मिनिस्टर रोड्रिगो लारा बोनीला ने पाब्लो के खिलाफ जांच समिति गठित करके जांच शुरू कर दी और उसकी सारी संपत्ति को जब्त करने के आदेश दे दिए। इधर कानून पाब्लो के ऊपर अपना शिकंजा कसने में लगा हुआ था, तो वहीं कोलंबिया के एक अखबार एल इस्पेक्टाडोर ने इन सभी बातों को छापकर दुनिया के सामने पाब्लो की सच्चाई लाकर अपने ऊपर एक के बाद एक आती मुसीबतों के चलते जनवरी 1984 में पाब्लो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद उसने अपना डर लोगों में बनाए रखने के लिए जस्टिस मिनिस्टर रोड्रिगो लारा बोनीला और एल इस्पेक्टाडोर अखबार के संपादक विल रोमो कॉर्नेडो इसाजा की हत्या की। पाब्लो के लगातार बढ़ते अपराधों के चलते कोलंबिया की सरकार को कुछ कड़े कदम उठाए।
पहले तो उन्होंने पाब्लो के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया और उसके बाद अमेरिका के साथ जो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी 1979 में साइन की थी उसको अमल में लाने के आदेश दे दिए। इस एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के अनुसार जितने भी ड्रग माफिया हैं उनको पकड़कर अमेरिका के हवाले कर दिया जाए। यह ट्रीटी इसलिए साइन की गई थी क्योंकि अमेरिका में 80% ड्रग्स कोलंबिया से ही आता था और उसमें लगभग पूरा हाथ पाब्लो एस्कोबार की कार्टेल का ही था। एक्सट्रेडिशन ट्रीटी लागू होते ही पाब्लो को अब अमेरिका का डर सताने लगा, तो उसने अपनी सरकार के सामने एक ऑफर रखा कि अगर उसको अमेरिका को ना दिया जाए तो वो कोलंबिया का $10 बिलियन का कर्ज चुका देगा और खुद को कानून के हवाले कर देगा। मगर सरकार ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और उसकी तलाश और तेज कर दी। पाब्लो ने इस ट्रीटी को रद्द करवाने के लिए द एक्स्ट्राडिटेबल्स नाम का संगठन बनाया जिसने हर तरीका अपनाया इस ट्रीटी को रद्द करवाने के लिए, इसमें खून खराबा भी शामिल था। यहाँ तक कि एक बार तो इस ट्रीटी से जुड़े सभी दस्तावेजों में उसने आग तक लगवा दी, मगर फिर भी वो सफल नहीं हो पाया और कोलंबिया के नए राष्ट्रपति वर्जिलियो बार्गो वर्गास ने फिर से अमेरिका के साथ ट्रीटी साइन कर दी। अब आता है साल 1989। इस साल फोर्ब्स मैगजीन ने पाब्लो एस्कोबार को दुनिया का 7वां सबसे अमीर इंसान घोषित कर दिया, जिसकी संपत्ति $25 बिलियन बताई। पाब्लो ने अब सीधे तौर पर कोलंबिया सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। वो एक बेलगाम घोड़े के जैसे बर्ताव करने लगा था। लोगों की जान लेना वो उसके लिए खेल बन चुका था। उसके मैडलिन कार्टर ने साल 1989 में सितंबर से दिसंबर के बीच 100 से भी ज्यादा बम धमाके करवाए, जिसमें 300 से भी अधिक आम नागरिकों की जान चली। पाब्लो ने अपनी बात मनवाने के लिए राजनीतिक हत्याएं करवाना भी शुरू कर दिया था, जिसमें 18 अगस्त 1989 में राष्ट्रपति पद के प्रबल उम्मीदवार लुइस कार्लोस गैलेन की हत्या भी शामिल थी। और साथ ही साथ उस दिन 27 नवंबर 1989 को एवेंका फ्लाइट 2003 को बम से उड़वा दिया, जिसमें 100 से भी अधिक मासूमों की जान चली गई। और ऐसा उसने सिर्फ इसलिए किया ताकि राष्ट्रपति पद के दूसरे उम्मीदवार सीजर गवेरिया की हत्या कर सके। मगर उस दिन गवेरिया से उनकी वो फ्लाइट छूट गई और उनकी जान बच गई। फिर आगे चल के वो कोलंबिया के नए राष्ट्रपति चुने। अब पाब्लो सारी हदें पार कर चुका था, तो उसको रोकने के लिए कोलंबिया सरकार ने भी कड़ा रुख अपना लिया था और कोलंबिया की सड़कों पर पाब्लो और कोलंबियन पुलिस के बीच खूनी संघर्ष शुरू हो चुका था। इस संघर्ष में पाब्लो के कई साथी मारे गए, जिसमें उसका कजिन गुस्तावो गवेरिया, रोड्रिगेज गाचा और फेबी ओकाओ भी मारे गए। साथ ही साथ कोलंबियन पुलिस ने पाब्लो के कई साथियों को पकड़कर जेल में भी डाल दिया था। मगर इस संघर्ष में कई पुलिस वालों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। अब आता है साल 1991, जब कोलंबियन सरकार यूएस एक्सट्रेडिशन के कानून को रद्द करके पाब्लो की इच्छा पूरी कर देती है। अब पाब्लो और पुलिस के बीच चल रहे खूनी संघर्ष में कुछ समय के लिए विराम तो लग ही जाता है। एक्सट्रेडिशन कानून निरस्त होने के बाद जून 1991 में पाब्लो सरकार के सामने खुद को सरेंडर करने का प्रस्ताव रखता है, मगर उसकी एक शर्त थी कि वह सरेंडर करने के बाद खुद की बनाई जेल में रहेगा और उसकी सुरक्षा के लिए गार्ड भी उसी के होंगे। साथ ही साथ जेल के 12 मील के दायरे में कोलंबियन पुलिस का आना वर्जित रहेगा। पाब्लो के बढ़ते आतंक को देखते हुए उसके इस प्रस्ताव को सरकार मान लेती है। अंततः अपनी जिद और पागलपन के दम पर पाब्लो कोलंबियन सरकार को अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर कर ही देता है और अपने लिए ला कैथेड्रल नाम की आलीशान जेल बनवाता है। ये सिर्फ नाम के लिए जेल थी, वरना इसमें सुविधाएं किसी आलीशान महल से कम नहीं थी। इस जेल में बेहतरीन कमरे, फुटबॉल का मैदान, बार, पार्टी हाउस, हेलीकॉप्टर उतरने के लिए हेलीपैड आदि मौजूद थे। पाब्लो जेल तो चला गया था, मगर सिर्फ नाम के लिए। वह अपनी आलीशान जेल से अपना धंधा बड़े आराम से चला रहा था। जेल में रहते हुए पाब्लो अमेरिका में रोज लगभग 15 टन कोकेन सप्लाई कर रहा था। कोलंबिया की सरकार को समझ आ गया था कि इस जेल में रहते हुए ना तो पाब्लो के गैर कानूनी कामों पे रोक लगेगी और ना ही उसकी हैवानियत रुकेगी। इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया कि अब पाब्लो को किसी दूसरी जेल में रखना ही बेहतर हो। और 2 जुलाई 1992 को कोलंबिया की आर्मी पाब्लो को पकड़ने पहुंची, मगर पाब्लो अपने कुछ साथियों के साथ वहां से भाग चुका था। दरअसल सरकारी महकमे में पाब्लो की पकड़ अच्छी थी, इसलिए उसको अक्सर सरकार की हर हरकत पहले से ही पता चल जाती थी और इसी का फायदा उसको यहाँ से भागने में भी मिला। पाब्लो को हर हाल में पकड़ने के लिए अब अमेरिका ने भी अपने कदम बढ़ाए, क्योंकि पाब्लो की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान तो अमेरिका का ही हो रहा। इसलिए कोलंबियन आर्मी, कोलंबियन पुलिस और अमेरिका की ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी DEA ने मिलकर सर्च ब्लॉक नाम की एक यूनिट बनाई,
जिसका काम हर हाल में पाब्लो एस्कोबार को रोकना और उसको पकड़ना था। सरकार ने पाब्लो के बारे में कोई भी ठोस जानकारी देने वाले व्यक्ति को 2.7 बिलियन कोलंबियन पैसोस देने की घोषणा भी कर दी थी। जेल से भागने के बाद पाब्लो लगभग 1.5 साल तक सरकार से छुपता रहा और 1 दिसंबर 1993 को पाब्लो ने अपना 44वां जन्मदिन मनाया। उस रात उसने अपने बीवी बच्चों से फोन पर बात करी और कहा जाता है कि यही पाब्लो की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि उसकी यह कॉल अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने ट्रेस कर ली और उसकी छुपने की जगह का पता लगाया। 2 दिसंबर 1993 यानी अगले ही दिन कोलंबिया की पुलिस ने मेडलिन शहर की उस बिल्डिंग को घेर कर जिसमें पाब्लो छुपा हुआ था उस पर हमला कर दिया और इस मुठभेड़ में दुनिया का सबसे खूंखार अपराधी पाब्लो एस्कोबार मारा गया। पाब्लो के मरने के बाद उसके बेटे ने कहा था कि पाब्लो एस्कोबार को कोलंबियन पुलिस ने नहीं बल्कि पाब्लो एस्कोबार ने ही खुद को गोली से मारा था, क्योंकि वह अक्सर उससे कहा करता था कि अमेरिका की जेल में सड़ने से अच्छा है वह खुद को ही खत्म कर ले। अब पाब्लो को किसने मारा, यह सवाल तो पाब्लो के साथ ही दफन हो गया था। तो दोस्तों, ये थी दुनिया के सबसे खतरनाक क्रिमिनल और ड्रग लॉर्ड पाब्लो एस्कोबार की पूरी कहानी। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और फैमिली, फ्रेंड और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल या सुझाव आपके मन में है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।